तो बीजेपी सियासी बिसात पर अपने चेहरों का ऐलान कर चुकी है। चेहरे 5 हैं और 5 चेहरों ने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे बिछाना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही चेहरों का ऐलान हुआ तो चेहरों ने अपनी ताकत झोंक दी। अब कौन क्लीन स्वीप करेगा उत्तराखंड में, यह एक सस्पेंस है। 2014, 2019 पांचों की पांचों सीट पर कमल खिला। 2009 कांग्रेस पांचों सीटों पर चुनाव जीती। यह इतिहास बताता है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उत्तराखंड की आवाम देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। यानी कि अगर पांचों सीटें आई तो इसका मतलब यह कि सोच नजरिया एक ही रहता है, गंगोत्री से हरिद्वार तक, उधम सिंह नगर से लेकर टिहरी तक। अब ऐसी स्थिति में जहां बीजेपी अपने चेहरों का ऐलान कर चुकी है, मगर कांग्रेस की सुई अटकी हुई है 2 सीटों पर। 2 सीटों पर कांग्रेस की सुई अभी भी अटकी हुई है और सबसे ज्यादा निगाहें हरिद्वार सीट पर है कि हरिद्वार में चेहरा कौन होगा। तो यहां नामांकन की तारीखें तय हो रही हैं कि बीजेपी का कौन सा चेहरा किस दिन नामांकन करेगा, और कांग्रेस अपने चेहरे का ऐलान नहीं कर पा रही। वजह क्या है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर बीजेपी अब नामांकन की तैयारी में जुट गई है। उधर कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीटों पर टिकट को लेकर मारामारी जारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ उत्तराखंड में चुनावी दंगल भी दिलचस्प और रोचक होने लगा है, जिसमें बीजेपी दूसरे दलों को पीछे छोड़ते हुए 2 कदम आगे चल रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही उनके नामांकन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति को दर्शा रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी अब भी 5 में से 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। वहीं सियासी रणनीति की लड़ाई में बीजेपी अब भी कांग्रेस की सुस्त चाल पर कटाक्ष कर रही है। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक दिल्ली में है और उत्तराखंड की जो 2 बची हुई लोकसभा सीटें हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर भी आज चर्चा होगा और सीईसी की बैठक के बाद जो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और वैसे भी कांग्रेस प्रदेश संगठन लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लगातार जो है जनता के संपर्क में है और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है, राहुल गांधी जी का जो प्यार मोहब्बत का संदेश है, जो रोजगार की गारंटी है, वो जनता तक कांग्रेस के जन पहले से ही पहुंचा रहे हैं। देखिए भैया, सब जानते हैं जिनके साथ प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के, वो भी बॉम्बे वाले हैं। मना करा के दिखा दो बॉम्बे का नहीं। ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस प्रचार में पिछड़ रही है। हरिद्वार संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उधर गढ़वाल संसदीय सीट पर अनिल बलूनी भी प्रचार में उतर गए हैं। लेकिन कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर सहमति नहीं बन रही है। आपसी खींचतान के कारण केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों सीटों पर टिकट प्रतीक्षा में रख दिया है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंथुरा की रिपोर्ट। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तीनों चेहरे आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब है, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं।
गरिमा दसोनी जी भी हैं, कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, प्रवक्ता का। संगीता जी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, युवा चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये देरी की वजह बड़ा असमंजस हो रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कुछ नहीं है। गरिमा जी का प्लीज फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट करिएगा। हाँ, बसीन साहब को ऑडियो आ रहा है? गरिमा जी आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कोई देर या कोई हिलाहवाली नहीं है। नामांकन के समय पर नामांकन होगा। हाँ। और पोलिंग के समय पर पोलिंग। इस समय चुनाव अभियान अपने चरम पर है और कैंडिडेट घोषित पहले हो बाद में हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट होकर चुनावी प्रचार में लग चुका है। अगर आप सोचिए कांग्रेस से इनको डर नहीं होता तो क्या ये पौड़ी गढ़वाल सीट पे खुदबुद करने की कोशिश करते? और जो राजेंद्र भंडारी, जिनसे 36 का आंकड़ा इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सालों साल से रहा है, जो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, उनको ले जाने की इसकी कवायद अनिल बलूनी करते। अनिल बलूनी के समझ में आ रहा है और ज्वाइनिंग के समय पर भी आप देखिए महेंद्र भट्ट नहीं है, बलूनी ज्वाइन करा रहे, क्योंकि इस समय जो जरूरत है वो अनिल बलूनी को है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी, भले ही कांग्रेस हाईकमान समय ले रहा है मंथन करने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह ओवर कॉन्फिडेंस वो नहीं दिखा रहा है। अब आज आप देखिए 3 टिकट इन्होंने घोषित कर दिए, पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस में तीनों को रिपीट कर दिया। अब इनसे समझ में आ रहा है कि रानी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, उधर अजय टमटा के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, और अनिल बलूनी के खिलाफ तो पहाड़ी और भारी चल गया। तो इनको कुछ और नहीं सूझा। इन्होंने देखा कि परवान चढ़ गया गणेश गोदियाल जी का तो चुनाव प्रचार, तो ये तुरंत इनके समझ में कुछ नहीं आया। इन्होंने राजेंद्र भंडारी जी को तोड़ना सही समझा। उसके अलावा अभी जो 2 टिकट इन्होंने घोषित किए, इन्होंने सिटिंग एमपी अपने हटा दिए, नए चेहरे ये ले आए हैं 2 टिकटों में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाहती इनकी तरह। हम समय जरूर ले रहे हैं मंथन करने में, लेकिन जो हम चुनकर ला रहे हैं प्रत्याशी, वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और आज की तारीख में तो आप यकीन मानिए उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम हो रखी है। तो यही वजह है कि आपके चेहरे इधर से उधर भाग रहे हैं। भागम भाग की वजह यही है कि आप प्रत्याशी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में डाल दिया। नहीं, वो तो देखिए इनका मोडस ऑपरेंडी है। इनका नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, और वो कांग्रेस मुक्त से अब विपक्ष मुक्त भारत हो गया है। ये किसी भी विपक्षी दल के नेता को नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो और कांग्रेस मुक्त से कांग्रेस युक्त तो होते चले जा रहे हैं। मानचंद का जाना, विजय पाल सिंह सजवाण का जाना, राजेंद्र भंडारी का जाना, जी, ये सब इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। हमने कहा मोडस ऑपरेंडी है। हमने कहा कि पहले इन्होंने क्या किया, पूरा देश भगवामय हो गया कह दिया, जबकि देश भगवामय नहीं हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड से सरकारें तोड़ने का काम शुरू किया। 2014 में ये आए, 16 में यहाँ सरकार तोड़ दी, हरीश रावत सरकार। फिर ये कर्नाटक गए, कर्नाटक के बाद गोवा गए, गोवा के बाद महाराष्ट्र, और कितनी सरकारें अरुणाचल प्रदेश की इन्होंने तोड़ दी। आपके बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या पड़ता होगा? नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, वो चुनाव लड़ना नहीं, व्यक्तिगत चॉइस पार्टी में कहां होती है मैडम? अगर पार्टी ये तय करे कि गरिमा दसोनी चुनाव लड़ेंगी तो फिर व्यक्तिगत क्या होता है इसमें? हाँ, तो पार्टी जब आदेशित कर रही तो लड़ रहे ना। गोदियाल जी ने भी कहा मैं इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन पार्टी ने आदेशित किया, गोदियाल जी उतरे ना मैदान में। मैडम, तो गणेश गोदियाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में एक आक्रामक नेता की छवि है उनमें, लेकिन गणेश गोदियाल जहां एक तरफ है वहां प्रदीप टमटा भी हैं, जिनका विरोध आपका खुद विधायक ने मंच से किया प्रदेश अध्यक्ष के सामने। नहीं, वो विरोध नहीं होता, वो अपनी ओपिनियन बताना होता है। मैडम, ओपिनियन बंद कमरे में बताई जाती है। मेरी बात सुनिए तिलक जी, मुझे 2 बातों का आप जवाब दे दीजिए। जो त्रिवेंद्र रावत एक मुख्यमंत्री के रूप में सफल नहीं माने भाजपा ने और उनको मुख्यमंत्री पद से निकाल दिया, वो जनता से कह रहे हो उसको पास कर दो। खुद आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर फेल लगा दिया, ठीक, फेल की मोहर लगा के उसको साइडलाइन कर दिया आपने। अब आप जनता से कह रहे हरिद्वार से पास कर दो उसको। बसीन साहब, क्यों कर दो भाई? बसीन साहब जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने जिन चेहरों पर दाव लगाया उनको तो जनता ने पहले ही नकार दिया।
और आला कमान ने उस पर मोहर लगाई। वसीम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी भी बता रही हूँ तिलक जी, दोनों नाम आने दीजिए नैनीताल से और हरिद्वार से, इनके नहीं। पैरों से जमीन खिसक जाएगी। नहीं, अच्छी बात है, लाइए, हम तो चाह रहे हैं कोई मजबूत चेहरा हो, तभी मुकाबला अगर ये दमदार हो, सोच अच्छी रहे बात हैं, है। वसीम अगर सर, ये आवाज आ रही है सोच रहे मेरी? डराकर, अगर ये सोच रहे डराकर, धमकाकर, लालच देकर ये वसीम हमारे सर, मेरी आवाज नेताओं पहुंच को रही है? ले जाएंगे। जी, आप 8-10 बिल्कुल। नेताओं को हाँ, तो आ गई ले सर, जाना है आपकी ना। आवाज आ गई। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट। वसीम सर, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग इतना कि भैया ना, हमने देखिए चेहरा ऐलान कर दिया, माना कि टिकट पहला चरण होता है प्रत्याशी और दूसरा होता है वोट, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई जनता ने जिनको नकार दिया आप उन्हीं को ले आए, मोहर तो आप ही ने लगाई आला कमान। देखिए तिलक जी, मैं पूरी बात इनकी गरिमा जी के सुनने में आया, बिल्कुल क्या कहा इन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, कांग्रेस ने हार मान ली है, और यही कारण है कि इनके द्वारा चाहे और कई प्रकार के आरोप अभी से लगने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अभी हाँ, गरिमा वो जी कह रही सर थी, जिन पे आरोप लगाए थे आपने वो आ गए। हाँ हाँ जी, हाँ। मैं उस पर भी आता हूँ। अभी हमारे आरोपी इन्होंने भी ले लिया, यशपाल आर्य जी के नाम तो मैं पहले ले लेता हूँ, हरक सिंह रावत जी को भी ले लिया इन्होंने, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। नहीं, और मैं वो जिला पंचायत वाला मसला कह रहा था जिन पर। हाँ। जी, तो उस जिला पंचायत के मामले में समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जो मैं पहले अपनी पूरी बात कर रहा हूं। नहीं, तो फिर वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं, पहले ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार ने कुछ बिंदुओं को लेकर के उनके खिलाफ एक्शन लिया, हाँ। पद से हटाया, हाँ। और माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रजिस्ट्रेट कर दिया। हाँ। ठीक है, वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वो काम कर रही है। नहीं, आपकी नजर में भ्रष्टाचारी है कि नहीं? देखिए, राज्य सरकार ने जो कुछ कहा तो निश्चित तौर पर उसका आधार है, जब आधार है तो मतलब वो भ्रष्टाचारी हैं। अब से कि माननीय देश के बाद कोई टिप्पणी करना उचित नहीं हो जाता। तो नहीं न्यायालय सर, की आप अवमानना लोगों हो ने जाती भ्रष्टाचारी है। बोला, मैंने नहीं बोला ना। नहीं, बिल्कुल बोला था हमने उस समय। हाँ, तो मैं बताया वही था, पूछ रहा बोला था, अभी था। भी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? नहीं, वही बात मैंने कहा ना कि माननीय हमने जो कार्रवाई करी थी उनके भ्रष्टाचार के कारण करी थी। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रेट कर दिया। अब इस पर टिप्पणी करने का औचित्य नहीं बनता। अच्छा, लेकिन चलिए जो टिप्पणी नहीं राजनीतिक करेंगे। बिंदु है, अच्छा ठीक है सर। वो ये कह रहे, हाँ, प्रत्याशी पर आइए सर। आपको क्यों हाँ, लग रहा है कि मैं भाई प्रत्याशी पे आता आप इनको, आप अपने में जो है कांग्रेस युक्त पूरा उत्तराखंड कर रहे हो बीजेपी, और आप कह रहे हो कि हम देखिए, हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेतृत्व से क्षुब्ध होकर के, पार्टी की नीतियों से परेशान होकर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और मुख्यमंत्री श्री धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के अपने आप भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, हमारा इसलिए कोई विधायकी दबाव भी नहीं है। छोड़ रहे हैं अपनी। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, एक और तो ये नए प्रकार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं पहले भी डिबेट में कहता हूँ, जब कोई पार्टी हारने वाली होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देती है। वो काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया। दूसरी बात, अभी गरिमा जी अपने प्रत्याशी की बहुत बड़ी बात कर रही थी। तो पहली बात है, हमारे जो 5 प्रत्याशी हैं बिल्कुल जनता के द्वारा परखे हुए हैं, और जो इन्होंने प्रत्याशी उतारे इनकी बी टीम से भी नीचे किस लिए है, इनके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना ही कर दिया। उन्होंने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हाँ। और उनकी आड़ में जब नए प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो हमारे जो टेढ़ी के प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसी प्रकार से जो पौड़ी के प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसी प्रकार से जो नहीं वसीम सर, आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, वो तो जनता को तय करना। चुनाव जब अटल जी और इंदिरा जी भी हार सकते हैं तो फिर कोई भी हार सकता है। नहीं, देखिए, एक बार की बात, अटल जी जैसा व्यक्ति तो अलग बात है, वो तो ऐसे तो हम राहुल जी की बात भी कर सकते हैं। नहीं, और आज सोनिया मैं जी कह रहा हूं, चुनाव जीतना हारना वो जनता को तय करना ना। ठीक, ठीक गरिमा जी, प्लीज जल्दी से, फिर संगीता जी पूरा वक्त आपको। हमारी पूरी पार्टी लगातार, और इनके द्वारा 2 अभी तक तय नहीं किए गए। हाँ। हालात कांग्रेस की ये है कि 2 तय नहीं की लड़ाई है। सर, आप कुछ छोड़ोगे तभी तो वो तय कर पाएंगे। आप रोज तो रोज, अभी बताइए एक और खबर आ रही है, अब पता नहीं, भगवान भला करे, ऐसे व्यक्ति जिन पर इतने गंभीर आरोप है, अब उनका नाम भी आ रहा है। बताइए वसीम सर। खैर कोई बात जब आएगा तब बात इस पर हम जरूर करेंगे, जब तक बात जरूर की जाएगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो उत्तराखंड में जो शुरू में आपने टिप्पणी करी थी, बस बात को दोहराना चाहूंगा कि एक बार फिर तीसरी बार लगातार 5 सीटों पर कमल खिलेगा। ठीक, एक मिनट, गरिमा जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं संगीता जी बहुत देर से वेट करें, बोलिए।
तिलक जी देखिए, मैं बताना चाहती हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी को की अब जो शक्ल है वो जनता समझ चुकी है। देखिए, पिछले बार 5 साल के लिए विधानसभा में इनको चुना तो 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। इस बार 2 सीटों पर आपने अपना कैंडिडेट बदल दिया। क्यों? 5 साल तक आप जनता को 5 साल तक आप जनता को मजबूर करे रखते हैं कि वो आपके निकम्मे निष्क्रिय सांसदों को झेलती रहे। क्यों तीरथ रावत और निशंक का टिकट काटा आपने? क्योंकि आप भी मानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, वरना अगर वो इतने होनहार होते तो उनका टिकट भी आप रिपीट करते। वैसे ही त्रिवेंद्र रावत को आप निकालते और वहां से सांसद उतार देते तो बड़ा चेहरा तो जनाब आपके पास भी कोई नहीं है। टोटा तो नेताओं का आपके पास भी है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को 4 साल में अपदस्थ कर देते हैं आप, उसी को आप हरिद्वार लोकसभा से लेकर आते। इसका मतलब कूड़ा करकट दूसरे दलों का ले जाने के लिए बहुत समय है। अगर आप इतना आश्वस्त हैं अपनी 5 सीटों की जीत के लिए तो क्यों गरिमा जी कूड़ा करकट बता रहे हैं आप उनको? बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बताइए मैडम, आप उनको कूड़ा करकट बता रहे हैं। ठीक है, अपनी विधानसभा के बारे में हाथी है। भगवान भला करे राजेंद्र भंडारी जी सुन ले तो फिर कूड़ा करकट बता दिया आपने। खैर संगीता जी बहुत देर से वेट करें। ना बची हो जिसने अपने सहयोगी साथी के मैडम मैंने ये वाली बातें बहुत बार सुनी है गरिमा जी। एक मिनट संगीता जी, नहीं तो इसका मतलब ये जो प्रत्याशी की देरी हो रही है, क्या लगता है आपको रणनीति का हिस्सा है? इस पे कार्य करते हुए मनोबल पर असर पड़ता है? संगीता जी आपके सहयोगी साथी, मैडम एक मिनट, संगीता जी क्या लगता है आपको? देखिए तिलक जी, कांग्रेस जो मंथन कर रही है ये उसका अपना फैसला है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व किस तरह से किसको कहां से उतारेगा और जो 2 सीटें बची हैं किन प्रत्याशियों को देगा। और रही बात देखिए कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं पर फर्क पड़ता है, तो देखिए अब बहुत समय तो है नहीं, चाहे 2 दिन या 4 दिन, प्रत्याशी तो जो है वो उतरेगा ही और उसका नाम भी सामने आएगा और कार्यकर्ता फिर पूरी मेहनत के साथ मैदान में लड़ेंगे भी। और जो असल बात है वो तो देखिए यहाँ की जनता को फैसला करना है। तो उन्होंने 10 साल का जो है बीजेपी का कार्यकाल देखा है कि किस तरह से यहाँ सांसदों ने काम किया, कितनी व्यवस्थाएं उत्तराखंड में हो पाई। तो अब जनता बिल्कुल तैयार है कि वो किसको वोट करेगी। ठीक, तो अब सारा फैसला दारोमदार जो है वो जनता पर ही है। जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करनी है, राजनीतिक पार्टियों ने मेहनत करनी है, वो कर रहे हैं। और बीजेपी तो देखिए, बीजेपी को तो अपना रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड सामने रखना है जनता के। वो ये नहीं कह सकते कि अब हम ये आकर के करेंगे, क्योंकि उनको पूरा वक्त दिया गया है। अब भी अगर वो बहाने बनाते हैं, अब भी वो यही कहते हैं कि हम आकर के करेंगे, तो ये जनता क्यों माने और क्यों सुने? क्योंकि आपके पास वक्त था, 10 साल का समय था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रत्याशी देरी से भी उतारा जाए तो कोई दिक्कत नहीं? देखिए तिलक भाई, अब समय कितना ज्यादा बचा है? नहीं, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, थ्योरिकल नहीं। संगीता जी, मैं आपकी बात आ गई, एक मिनट। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संगीता जी को बताया जाए 1 महीने पहले कि आपको इस सीट से चुनाव लड़ना है, ठीक, और एक ये बताया जाए कि अभी डिबेट खत्म हुए कि संगीता जी आ जाइए हरिद्वार से चुनाव लड़ लीजिए, इसमें फर्क होता है कि नहीं होता? नहीं तिलक भाई, फर्क जरूर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा था, फर्क होता है ना? चुनाव लड़ना है, वो चेहरा जनता के बीच जाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, पार्टी की भी अपनी नीति और रीति होती है, वो जनता के सामने होती है। और कांग्रेस का जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस, त्रिवेंद्र रावत जी हरिद्वार से थोड़ी मांग रहे थे, थोड़ी सी टिकट मांग रहे थे, इन्होंने भी तो हरिद्वार भेज दिया, जाइए लड़िए। गरिमा जी देखिए, आप इतने समझदार प्रवक्ता हैं, आप भी जानते हैं अगर 10 दिन पहले क्यों कयास लगाए गए? भसीन साहब को भी मालूम था किसको कहां से टिकट मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि औपचारिक रूप से वो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि 10 दिन पहले ही कई सभाओं में निशंक जी ने जाना बंद कर दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक्टिव हो गए वहां। बात बिल्कुल क्लियर थी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, आप तीनों यहां पे बैठे हुए, बात बिल्कुल क्लियर थी कौन चुनाव लड़ रहा है। मैं ये विषय कह रहा हूं संगीता जी, मैं ये विषय कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा ना संगीता जी? नहीं तिलक भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चेहरा है वो जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन देखिए, पार्टी की जो रीतियां और नीतियां हैं वो जनता के बीच पहुंच रही है कार्यकर्ताओं के जरिए, लेकिन चेहरा अब तक आ जाना चाहिए था। और देखिए, नहीं आया तो वो 1-2 दिन जो भी पार्टी ने नीति तय करी होगी, ये कांग्रेस का मैटर है, तो उनको पता होगा कि वो कब ये नाम सामने लेकर के आएंगे, तो ये फैसला भी हो ही जाएगा, क्योंकि बिना प्रत्याशियों के तो चुनाव होगा नहीं तिलक भाई। बिल्कुल सही, तो वो भी नाम सामने आ ही जाएंगे और नामांकन की तिथि से पहले ही। हाँ गरिमा जी, एक बात बड़ी कंफ्यूजन वाली है। देखिए, जिनके कहने पर टिकट जो है, एक होता है ना माहौल टाइप का होता है कि कौन तय करता है कि टिकट किसको मिलेगा। उस पैनल में कोई एक व्यक्ति होता है जिसका एक अपना वजूद और अस्तित्व होता है हर राज्य में, और उस व्यक्ति ने तय किया कि भैया इन तीनों को दीजिए, ये बहुत मजबूत है। चेहरा तो एक ही है, वो आप सब जानते हो।
और उन्हीं की सीट पर इतना असमंजस क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब हरिद्वार में ही सबसे हैवीवेट चेहरा आपके पास मौजूद है और हरिद्वार में ही आप लोग उलझे हुए हो गरिमा जी। नहीं, मैं यही तो आपको बोल रही हूँ कि हाँ। अगर कांग्रेस वॉक ओवर देने के मूड में होती, सरेंडर करने के मूड में होती, तो फिर हमको इतना मंथन करने की जरूरत क्या थी? फिर तो हम XYZ किसी को भी उतार देते। नहीं, वॉक ओवर कंफ्यूजन कहाँ है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा चेहरा तो वही है उत्तराखंड कांग्रेस का, जी वही चेहरा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं बिल्कुल। तो वही एक सबसे बड़ा चेहरा है, वहां पर ही कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा, क्यों? देखिए, व्यक्ति के, मैं कह तो रही हूँ, अपने व्यक्तिगत कई कारण हो सकते हैं तिलक जी, व्यक्तिगत कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि? नहीं, जैसे स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए भी व्यक्ति पीछे हट सकता है। लेकिन अगर पार्टी हम हाईकमान आदेशित करेगा, और हमने तो फिंगर्स क्रॉस कर रखे, हम तो चाहते माननीय हरीश रावत जी उसे हरिद्वार से, लेकिन अब पिछले दिनों जिस तरह की उनकी पोस्ट आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मैं स्वयं उनसे मिली, मैं 10-11 तारीख को मैं लखनऊ में मिली, तो वो अयोध्या होकर आए जी। विशेष स्वास्थ्य जो बात गरिमा जी कह रही है, मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत XYZ कोई भी कारण हो सकता है। आप हमने कोई नहीं होते, हम उनकी लाइफ में ताक-झांक करें, लेकिन नहीं, ताक-झांक, वो उत्तराखंड के नेता है गरिमा जी, वो उत्तराखंड के नेता है। हम किसी की पर्सनल लाइफ की बात ही नहीं कर रहे मैडम। शुरू में जो बात कह मैंने यही कहा, वो फिनिक्स कहे जाते हैं, बार बार गिरने के बाद भी वो उठते हैं, और मुझे इस बार फिर यकीन है। उसे ही योद्धा कहते हैं। हरीश रावत ऐसे नहीं बने। हरीश रावत चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड है उनके नाम। अब ये मत कहिए बच्ची सिंह रावत से भी कई चुनाव आ रहे हैं ऐसे तो, लेकिन साथे थाम के बैठे हैं भसीन साहब की पूरी सरकार, पूरी दल साथे थाम कर बैठी है कि भसीन साहब वो कह रहे हैं कि हरीश रावत के नाम से ही खाली मसला खौफ वाला आ जाता है। कहीं खौफ नहीं आता। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी खुद इतने भयभीत हैं कि खुद ही कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद बेटी के लिए प्रयास करते रहे, बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ। अगर अपने में ताकत होती तो चुनाव में आते, एक बात। और दूसरी बात, हरीश रावत जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि चलिए अपना ही लड़ेंगे, हरिद्वार से कौन लड़ेगा। हरीश रावत जी तय नहीं करा पा रहे हैं कि जो है अन्य जो सीट टूट रही है इस समय, नैनीताल सीट पे कौन लड़ेगा। लाए भी हैं तो बीच ही इलाके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस का है, इनके बड़े नेता इस बात को भाग चुके हैं कि चुनाव में वो पराजित होंगे। हार का हार गले में नहीं पहनना चाहते, इसीलिए अपने जो पीछे के हमारे कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और जब भी संगीता जी ने बात करी है, मैं संगीता जी की जानकारी में डालना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़ रही है। आप और कांग्रेस को केवल मोदी जी को गालियां देते हो, हम मोदी जी के कामों के बारे में जनता को बताते हैं, बता रहे हैं, हम गांधी जी के कामों के बारे में बता रहे हैं। आपका तो केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को कोसते रहो, मोदी जी को कोसते रहो, मोदी जी को पकियाते रहो। लेकिन हम जो है अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें निश्चित विश्वास है उत्तराखंड की 5 सीटें जो है हम जीतने वाले हैं। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और नहीं गरिमा जी, एक मिनट कम में है ये, एक मिनट बसील सर, एक मिनट आज तो नकारात्मक बातें, एक मिनट संगीता जी, जो भी जैसा भी हो, बात इतनी समझ में आती है कि हरिद्वार में कंफ्यूजन क्यों है, आपको क्या लगता है संगीता जी ईमानदारी से? जब उत्तराखंड कांग्रेस के बाद उसका सबसे बड़ा चेहरा मौजूद है हरिद्वार में, और फिर भी ये कंफ्यूजन है, क्यों लगता है आपको? क्या वजह क्या लगती है? संगीता जी का ऑडियो प्लीज। हाँ, हरीश रावत जी अपने आप में एक नेता है, कद्दावर नेता है उत्तराखंड में। हरीश रावत जी का एक अपना नाम है, ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे नेता है। हाँ। तो देखिए, हरीश रावत जी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बेटे का नाम भी प्रस्तावित किया है। संगीता जी मेरी बात सुनिए, मैं एक कह रहा हूं कि यशपाल आर्य जी कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हरीश रावत जी चाहते हैं कि उनके बेटे को चुनाव लड़वाया जाए। ठीक, यही वजह है ना संगीता जी? और आप ये कह रहे हो कि हम अलग हैं, वहां बसीन साहब जी की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहीं पर ही तय हो गया शाम को कि भैया सुबह आपको इस्तीफा देना है और एमपी का चुनाव लड़ना है। एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर सांसदी का चुनाव लड़वाया जा रहा है, और यहां पर यह कंफ्यूजन है कि भैया बेटा चुनाव लड़ेगा या पिता चुनाव लड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं संगीता जी,
नहीं, देखिए कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। अब देखिए कांग्रेस में जो पार्टी हाईकमान तय करेगा, अगर वो हरीश रावत जी को कहेगा तो हरीश रावत जी लड़ेंगे। हाँ। उनके बेटे को टिकट मिलेगा तो उनका बेटा उस टिकट से चुनाव लड़ेगा, और अगर किसी तीसरे को भी मिलेगा तो वो भी चुनाव लड़ेगा। हरीश रावत जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों कंफ्यूजन नहीं लड़ना चाहिए? वो भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, एक कद्दावर नेता है, उन्हें बिल्कुल उत्तराखंड की जनता के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। तिलक जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ, जल्दी से गरिमा जी। देखिए, ये टूट फूट की तोड़फोड़ की राजनीति यहाँ प्रदेश में, हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, सिलसिला 2016 से सरकारें तोड़ने का शुरू किया। हिमाचल प्रदेश इनका 10वां टारगेट था और कह दिया जनता से कि भगवामय हो गया देश। भगवामय नहीं हुआ था, ये सरकारें तोड़ रहे थे और अपनी बना रहे थे, खरीद फरोख्त के बल पर जो चंदा इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। अतुल रावत जो उत्तरकाशी के थे, वहां से शुरू हुई कांग्रेस तोड़ना। अतुल रावत पर इन्होंने केस दर्ज किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी पैसा उसने खुर्द-बुर्द किया है इस बात पर। और अतुल रावत उस जांच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। खटीमा के ब्लॉक प्रमुख, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख, आपको पता है वहां से भुवन कापड़ी जी विजयी हुए थे धामी जी को हराकर। एक ब्लॉक प्रमुख को 3 बार उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया, तो फिर वो तंग आकर भाजपा में ही चला गया कि बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में लगा हूँ, हाथ जोड़ गया यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी को, भुवन कापड़ी जी को, और चला गया। तो एक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या किया इन्होंने? जिन कंपनियों ने स्वेच्छा से पैसा नहीं दिया उनके भाई। गरिमा जी, आपने कहा जो गए वो कूड़ा करकट, जो गए उनके अंदर बल नहीं था, उनके अंदर शक्ति नहीं थी। मैंने कल भी एक बात कही थी। तो एक मिनट, आप तीनों विद्वान हैं, उत्तराखंड को बहुत करीब से जानते हैं और भंडारी जी के चरित्र और नेचर को भी जानते होंगे, है ना? राजेंद्र भंडारी जी के 2012 का इतिहास भी आप लोग जानते होंगे। कैसे एक व्यक्ति जो है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सिंगल डे चुनाव प्रचार में नहीं गए, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। ठीक, और वही व्यक्ति सत्ता में आए, खेल मंत्री बने खंडूरी सरकार में, और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है वो बहुत बड़े सियासत के खिलाड़ी हैं। गरिमा जी, आपको भी मालूम था वो जाने वाले। बात तो पिछले कई सालों से चल रही थी, रोड़ा कहां अटका था, आप लोगों को ये भी मालूम है। विषय वो नहीं है, ये सारे कूड़ा करकट नहीं है, ये वो चेहरे हैं जो सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़े, माहौल में चुनाव जीते। जिसे आप मोदी लहर बोल रहे थे, उस लहर के खिलाफ चुनाव जीते और विधायकी का चुनाव जीते। ये वो चेहरे हैं। छोड़िए ना, पंजे के निशान पे जीते ना भाई। मैडम, पंजे के निशान से जीते, लेकिन वो कूड़ा करकट होते तो चुनाव नहीं जीत पाते। पंजे की पीठ पे छुरा ठोक कर मैडम, जिन्होंने घोपा था उनको 8x8 के कमरे में आपने ज्वाइन करवाया और वो फिर जा रहे हैं। मैडम, वो फिर जा रहे हैं। जिन्होंने पीठ में खंजर घोपा था 2017 में, 16 में, वो फिर जा सकते हैं। हाँ, वो तो पार्टी को सोचना होगा। गरिमा जी, अब देखिए, बार आप कार्यकर्ता जो है अपने सर पर बोझ नहीं ले सकता, कभी मुर्दाबाद। गरिमा जी, ये बातें मैंने 2016 में भी सुनी थी। ऐसे वी शायद दिखाया था उन्होंने, जिनको आपने 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवाई पार्टी, और उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने ज्वाइन करवाई थी। ये शर्मनाक है। तो मैडम, वो भी करती उस तरह की राजनीति को चलिए, मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही कर सकती हूँ भाई। बहुत ही शर्मनाक। गरिमा जी, जिस दिन एक ही स्थिति है, करण महाराज जी को पूरे अधिकार दे दिए होते तो यह स्थिति ना होती। उनके अंदर वो व्यक्तित्व था, वो हंटर चलाते तो ठीक हो जाता सब कुछ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो खैर, ये उत्तराखंड की सियासत है। अब यहां से एक लड़ाई नई शुरू होती है। चेहरा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन तय कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी घंटे में हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।